नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैं ट्विटर यूज़ कर रहा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, हम छोटे शब्दों में अपनी बातें वहाँ पर बड़े अच्छे से रख सकते हैं और ट्विटर इज़ फुल ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस। जो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस रहा है, मैं वैसे सोशल मीडिया साइट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखता हूँ, बट यस, जब से मैं यूट्यूब पर हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको गो थ्रू किया जाए। ना तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखता हूँ बहुत ज़्यादा, और भी ना तो ट्विटर या फेसबुक पे तो मैं हूँ ही नहीं। तो बट यस, मेरी कोशिश है कि मैं और भी जगह आप लोगों तक अपनी बात रखूं। तो अगर अभी तक आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। नीचे मैंने अपनी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। काफ़ी सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के मुझे वहाँ पर ट्वीट दिखे जहाँ पर वो रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट मानते ही नहीं। आई एम नॉट श्योर क्यों, क्या रीज़न है, इसी को आज एड्रेस करेंगे। और बीइंग एन रियल एस्टेट एक्सपर्ट, मैं इक्विटी को कैसे देखता हूँ और इसको कंपेयर कैसे करता हूँ या यूटिलाइज कैसे करता हूँ अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में, तो इस पर आज बात करेंगे। अब अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। चाहे इंडेक्सेस की बात कर लूँ, मैं इक्विटी की बात कर लूँ, बॉन्ड्स की बात कर लूँ, डेट की बात कर लूँ, फॉरेक्स की बात कर लूँ, तो जितने सारे ऑप्शंस हैं उतना ही कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर मुझे कितना करना चाहिए, रिस्क कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, मेरी प्रोफाइलिंग के लिए क्या सबसे बेस्ट सूटेबल चीज़ होगी। तो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अपना रखना चाहिए जो कि आपको एलोकेशन में हेल्प कर पाए। बट यस, ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका मैं अगर क्विकली एलोकेशन बताऊँ तो जो आपके सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको कि हम डेट कहते हैं, उसमें आपके सेविंग्स का लगभग 40 से 50% हिस्सा वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर आपका पैसा सेविंग्स सिक्योर्ड है और जो रिटर्न है वो बिल्कुल फिक्स है। चाहे आप एफडी का एग्जांपल ले लें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, आप वहाँ पर पैसा डाल सकते हैं जहाँ पर रिस्क कम है। बचा हुआ जो 30% है वहाँ पर आप मीडियम इंटेंसिटी का रिस्क ले सकते हैं। चाहे इंडेक्सेस में पैसा लगाना हुआ, एसआईपीज़ में लगाना हुआ, वहाँ भी सेफ वाली एसआईपीज़ में, मतलब लार्ज कैप वाली एसआईपीज़ में, वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। राइट, अब जो बचा हुआ 10 से 15% पैसा है आप उसको डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा सकते हैं। ऐसा पैसा जिस पे आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। मतलब जो 15 से 20% का पैसा है आपका, अगर आप नेक्स्ट डे उठें और आपको ये रियलाइज़ हो कि आपका 50% ऑफ पोर्टफोलियो इज़ वैनिश, तो आपको घबराना नहीं है। वहाँ पर इतनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और जो मीडियम रिस्क वाली बात मैंने बताई, 30% के आसपास जो एसआईपीज़ और इंडेक्सेस में पैसा है, वहाँ पर आपका अगर 15% पैसा नेक्स्ट डे वाइप ऑफ हो जाए तो भी आपको इतनी रिस्क के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ऐसे रिस्क के साथ इनसिक्योरिटीज़ आती हैं। और किसी भी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करेंगे, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से बात करेंगे, अगर वो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रखता है वेल्थ क्रिएशन में, पहले तो जानिए कि वो पैसा अपना बनाता कहाँ से है। यस, अगर वो ढंग की जगह से पैसा बनाता होगा, मतलब जहाँ का एक्सपर्ट है वो वहीं से पैसा बना रहा है, तो वो आपको बता पाएगा कि हाँ, यहाँ पर एक्चुअली रिस्क कितना है। और डायरेक्ट स्टॉक्स हो, इक्विटी हो, इंडेक्सेस हो, रिस्क एसोसिएटेड है। और कोई भी एक्सपीरियंस बंदा आपको 15 से 30% के आसपास का रिस्क लेकर चलने की सलाह देगा। यही एक मार्केट प्रैक्टिस है। यहाँ पर भी एक साइकिल आता है। जैसे कि मैं सबसे रिसेंट एग्जांपल लूँ, 2020 मार्च का महीना था, राइट, जब मार्केट डाउन हुआ था। हमने पैसा लगाया, सबने पैसा लगाया उस टाइम पर। लकीली यस, जो मेरे फंड्स फ्लो थे, मेरे पास जो रेंटल इनकम्स थी वो ठीक ठाक थी। जहाँ से पैसे आने थे वो फिर भी आ रहे थे। काफ़ी लोग ऐसा नहीं कर पाए, ना कि उस डिप के लिए वो तैयार भी नहीं थे। और जब मैंने उस टाइम पर पैसा लगाया था तो मुझे नहीं पता था कि ये 5 से 6 महीने में, 8 महीने में पैसा रिकवर हो जाएगा। आई वॉज रेडी फॉर 3 to 4 ईयर्स की। मुझे पता था कि ये इतना टाइम ले सकता है। बट यस, 6 महीने में मैं आ गया वापस। बट उस टाइम पे जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स थे, जो मेरा एडवाइजर था, उसका कहना यही था कि यस 3 से 4 साल लग सकता है, इवन 5 साल लग सकता है। बट इट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सो आई ग्रैब इट। तो क्या 30% जब मार्केट डाउन हुआ तो आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप और पैसा पुट ऑन कर पाएँ, या आप वो बंदे हैं जो फिर मार्केट से पैसा निकालेंगे क्योंकि मार्केट में माहौल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अपना आपको रिस्क एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी है, कहाँ कैसे पैसा एलोकेट किया जा सकता है, अपने जो भी पोर्टफोलियो है उसका रिस्क समझना है। और अगर पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। अब अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो रियल एस्टेट एक कैपिटल इंटेंसिव एसेट क्लास है। तो यहाँ पर आपको इक्विटी को यूज़ करना है, आपको डेट को यूज़ करना है, आपको बॉन्ड्स वगैरह को यूज़ करना है टू बिल्ड इनिशियल कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट।
अब रियल एस्टेट में रिटर्न्स की बात कर लेते हैं कि पैसा बनता कैसे है। तो रियल एस्टेट में दो तरीके के इंक्रीमेंट्स होते हैं। एक हमारा साइक्लिक इंक्रीमेंट होता है जो कि हार्डली इन्फ्लेशन बीट करता है, कई मरतबा 1% के आसपास वो इन्फ्लेशन से कम ही होता है। सेकेंड होता है आपका इंफ्रा इंक्रीमेंट, मतलब जो आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सिविक एमिनिटीज़ बन गई, उसकी वजह से अब वो जो लोकेलिटी थी वो अब बसने के लायक हो गई। या अगर आपने प्री सोल्ड यूनिट यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट में इन्वेस्ट किया था, अब उसमें एग्जीक्यूशन का रिस्क जा चुका है, वहाँ पर फैमिलीज आकर के रहने लगी हैं, उसी आ चुका है, ऐसे केस में आपको वापस से एक एप्रिसिएशन मिलता है। तो इस तरीके के एप्रिसिएशन आपको दो तरीके के मिलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, राइट, इंफ्रा और साइक्लिक। अब अगर मैं एग्जांपल लूं कि आप एक रेडी पोजीशन वाली चीज़ परचेज कर रहे हैं जहां पर आपको साइक्लिक इंक्रीमेंट 5% के आसपास मिलेगा, राइट, इतना मिलता ही है, भले ही स्टैग्नेंट मार्केट हो। अगर बुलिश मार्केट हो गया जो कि हार्डली 2 से 3 साल में हमने देखा है, तो उस केस में आपको 10, 12, इवन 15% का रिटर्न भी मिल सकता है। और अगर एग्जीक्यूशन रिस्क वाली चीज़ है तो 30-35% रिटर्न भी मिल सकता है। और मार्केट ने दिया है, फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ना जाने क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, बट यस, आज इस पर बात करते हैं, राइट। अब अगर आपने रेडी पोजीशन वाली चीज़ परचेज की है जहां पर साइक्लिक इंक्रीमेंट 5% के आसपास का है, तो वहां पर आपको डिविडेंड यील्ड भी 2 से 3% की मिलेगी। 2% ऑन द लोअर साइड और 3% ऑन द हायर साइड। और ये जो 2-3% का रेंटल यील्ड है वो हमेशा 2 से 3% का रहने वाला है, भले ही उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी अप्रिशिएट कर जाए कि वो 2-3 फोल्ड हो जाए, राइट। तो ये 2 से 3% ही रहना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि आपको 5% के आसपास कैपिटल अप्रिशिएशन मिल रहा है, जो कि आप कैपिटल एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखें, अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आप इजीली 5% का जो है उसको मैं 7% मान सकता हूँ, राइट। तो 7% के आसपास का रिटर्न मिल गया आपको, और साथ में जो 2 से 3% की रेंटल इनकम आई आपके पास वो भी है। तो 7.5 से 8% का आपके पास रिटर्न आता है एनुअल बेसिस पर, राइट। तो ये बुरा रिटर्न नहीं है, कंसिडरिंग कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, राइट। आपको टैक्सेशन वगैरह का भी नहीं ध्यान देना है क्योंकि आप कैपिटल गेन एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में रियल एस्टेट का, राइट। अब जो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका लॉजिक होता है कि रियल एस्टेट तो एक एंड यूज़ वाली चीज़ है, इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, स्लो ग्रोथ है, या कई बार तो कहते हैं कि कोई ग्रोथ ही नहीं है, यहाँ पर पैसा लगाना पैसा डुबाने के हिसाब से है। ये वही लोग हैं जो गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को भी एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं, या फिक्स डिपॉजिट्स को भी बहुत ख़राब बताते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको फिक्स डिपॉजिट्स भी रखनी चाहिए, अपना फिनेंस एक कॉर्पोरेशन के हिसाब से चलाना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलाना चाहिए। तो आप वहाँ पर देखेंगे कई बार जो कंपनीज़ हैं अपने जो भी एसेट्स हैं उसका 40 से 50% के आसपास वो डेट में या फिक्स रिटर्न्स में डालते हैं, जहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं होता, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं, उनके पीछे उनकी इनसिक्योरिटी भी है, जो मैंने बताया 30% वाइप ऑफ हो सकता है, 15% वाइप ऑफ हो सकता है। और रियल एस्टेट आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, और सिक्योरिटी के साथ साथ आपको 8% के आसपास का रिटर्न भी देता है, राइट, इन ए स्टैग्नेंट मार्केट, राइट। मैं बियरिश बुलिश मार्केट की बात नहीं कर रहा, और रियल एस्टेट ने हार्डली कुछ बहुत ज़्यादा बियरिश देखा है इंडिया में। यस, चाइना देख रहा है, बट ऐसे बियरिश मार्केट कहीं भी आ सकते हैं। उस केस में भी जो इंडिया में देखा गया है रियल एस्टेट को लेकर के लोगों का जो रुझान रहा है वो हमेशा एक अचीवमेंट वाला रहा है, कि जब भी वो कुछ खरीदते हैं वो एज एन अचीवमेंट कंसिडर होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में रियल एस्टेट एटलीस्ट एक डेकेड में बियरिश मार्केट होने वाला है। यस, अभी भी स्टैग्नेंट ही रहेगा जैसा कि पहले स्टैग्नेंट रहता आया है। और अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की बात करें तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कोई इनसिक्योरिटी होती है। वो ऑलरेडी इन्हीं इक्विटी में पैसा लगा करके, बॉन्ड्स में लगा करके, इनिशियली पैसा जो रियल एस्टेट में एंटर करने के लिए ज़रूरी है उसको एक्यूमुलेट करते हैं इन्हीं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, और फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उनको इतना नहीं प्रेफर है इक्विटी में, शेयर्स में अपना एक सिग्निफिकेंट पैसा लगाएं। तो ऐसे लोग रियल एस्टेट का रुख करते हैं। आई थिंक ज़्यादा पीसफुल है, आपको एक चैन की नींद देता है रियल एस्टेट, राइट। बहुत ज़्यादा पैसा अगर इक्विटी में हो और 30% वाइप ऑफ होने का डर हो तो यू विल फील इनसिक्योर, राइट। तो मैंने अभी तक एक भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो एटलीस्ट रेडी पोजीशन वाली चीज़ों में इन्वेस्टेड है पीसफुली सोते हुए ही देखा है। तो अगर इक्विटी का मार्केट बेयरिश होता है तो हमें बहुत दुखद समाचार भी मुंबई के स्ट्रीट से सुनने को आती हैं।
तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने इक्विटी और रियल एस्टेट वाली चीज़ों पर थोड़ी सी क्लैरिटी डाली हो। और आपके क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, या आपके कलीग में कोई है जो बहुत ज़्यादा इक्विटी को लेकर के शो ऑफ करता है, अपने पोर्टफोलियो को लेकर के शो ऑफ करता है, रियल एस्टेट को एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं मानता, तो प्लीज़ ये वीडियो अपने उस फ्रेंड से शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।